हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो बच्चों, आज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन के 8वें एपिसोड की बारी, जिसमें हम विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व से संबंधित कुछ शब्दावलियां पढ़ेंगे। तो उन शब्दावलियों को सीख लेंगे तभी आगे चैप्टर चलेगा। तो आगे के चैप्टर्स में उन शब्दों का उपयोग करेंगे। तो पहला शब्द मैं सिखाने जा रहा हूं, विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, जिनमें पहली शब्दावली मैं लिख रहा हूं बच्चों, क्या? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है बच्चों प्रतिरोध? कि अपने पास ये एक चालक तार है, इसके अंदर आवेश बहेगा तो धारा बहेगी, लेकिन इसके आवेश का यहां से यहां तक बहने में बीच में बाधा जो उत्पन्न होगी ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध की परिभाषा हो जाएगी हमारे पास, आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को, प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बात हुई बच्चों प्रतिरोध की, कि प्रतिरोध किसको कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अपने पास ओम के नियम अनुसार क्या कहा गया था? ओम के नियम अनुसार, आपने 10वीं में ओम का नियम पढ़ा होगा। उसमें बताया था कि चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, चालक तार की लंबाई L, ये जितनी ज्यादा होगी, आवेश के प्रवाह में बाधा भी उतनी ही ज्यादा आएगी। अगर ये चालक तार की लंबाई कम होगी तो आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा भी कम ही आएगी। तो इसका मतलब है कि पहली बात, प्रतिरोध जो है वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा प्रतिरोध। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात जो ओम के नियम अनुसार थी, ये तो अपने पास है, अगर मैं मान लो ये मैं मानू चालक तार, तो इसके अंदर ये जो है ये तो इसकी है लंबाई, ये जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। एक ये जो क्षेत्रफल है ना, ये यहां वाला ये गोल वाला, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल जितना कम होगा, देखो ये क्षेत्रफल कम होगा तो ये सड़क जो है वो भीड़ी हो जाएगी, आवेश के बहने में जो है बाधा ज्यादा आएगी। लेकिन अगर इसको मैं खुला कर दूं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा कर दूं, तो गली बड़ी होगी, किसी को निकलने में बाधा कम आएगी, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ प्रतिरोध जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ दूं तो R समानुपाती हो गया L बटा में A। ठीक है, R L के समानुपाती है, A के व्युत्क्रमानुपाती है। L चालक की लंबाई, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। फिर आप देखो बच्चों कि अगर मैं समानुपाती का निशान हटाऊं तो एक नियतांक आता है जिसको अपने कहते हैं रो, और नियतांक आ जाएगा तो समानुपाती का निशान हट जाएगा और ये हो जाएगा R बराबर रो L बटा में A। ठीक है, रो एक नियतांक है, रो एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं, या फिर हम इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है, ये तो हो गया अपने पास R क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला हमें दोबारा काम में आएगा, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, अब आप देखो कि R की इकाई क्या होती है। R की इकाई हमारे पास इसकी यूनिट जो होती है वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। ठीक है, या इसको OH और M, ओम भी लिखा हो सकता है, या इसको इस तरीके का साइन लगा हो सकता है, ये भी ओम का निशान है। ये इस तरीके से इकाई हमारे पास ओम या OHM, ओम, या फिर ये ओम का निशान साइन जो है, ये प्रतिरोध के मात्रक होते हैं, इकाई या मात्रक हैं इसके। चलो बच्चों, ये बात हुई आपके पास प्रतिरोध की। ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट देखो आप, अगला जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है?
अपने को ये सारी डेफिनेशंस अलग अलग आनी चाहिए, इन्हीं का यूज हमने करना है आगे। चलो बच्चों, दूसरी बात मैं बता रहा हूं वो क्या है, चालकत्व। चालकत्व, ठीक है, ध्यान देना, मैं इसको क्या कह रहा हूं, चालकत्व। इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस, और इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि आरबीएससी में इसको सी से भी प्रदर्शित किया हुआ है, लेकिन इसको कंडक्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, तो सी से भी प्रदर्शित किया हुआ है। सीबीएसई ने इसको जी से प्रदर्शित किया है, क्योंकि सी से हम सांद्रता को भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, चालकता को जी से प्रदर्शित करेंगे। और चालकता होता क्या है, चालकता होता है जी इज इक्वल टू होता है 1/r, 1/r, ठीक है। आपको थोड़ी सी लाइन बोलनी आनी चाहिए। अगर तो जी यूं करके मैं 1/r लिखता तो इसका मतलब चालकता और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन यहां पे बराबर का निशान आ गया, यहां पे कोई नियतांक भी नहीं है, तो हम इसको कहते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्या कहते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो चालकता किसे कहेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। चालकता क्या होता है, कंडक्टेंस, ना कि कंडक्टिविटी, ठीक है, तो चालकता कहते हैं। अगर इकाई लिखोगे तो जी, चालकता की इकाई क्या हो जाएगी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मात्रक हो जाएगा हमारे पास 1/r, r की इकाई है ओम, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसको हम ओम इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा कर दो, ये क्या बन गया, MHO, तो इसकी इकाई महो भी होती है। और इसकी इकाई आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे करके ओम इनवर्स भी करके लिख सकते हो, निशाइन बनाओ इसका तो ओम इनवर्स करके लिख सकते हो। और एक और इकाई इसकी होती है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, चालकता की इकाई, जिसको हम साइमन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइमन, ठीक है। और इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ऐसा इकाई है इसकी साइमन, जिसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो चालकता क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, 1/r को क्या कहेंगे, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और इसका मात्रक जो है वो ओम इनवर्स, महो, ओम इनवर्स या साइमन होता है। हम इस इकाई का उपयोग ज्यादा करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात होगी चालकता की। अगर यहां पर आप नेक्स्ट जो है वो क्या पढ़ेंगे कि जो आपने फॉर्मूला बनाया है, आप यहां पर आर का मान भी रख सकते हैं। कभी अगर आपको न्यूमेरिकल करने में आपको जरूरत पड़ जाए तो इस आर का मान रख करके फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। जी इजकल टू 1/r, 1/r क्या है, रो एल, बटा में ए आएगा, ए चला जाएगा ऊपर, तो जी इजकल टू हो जाएगा 1/रो और a/एल, ठीक है। तो ये जो है जी का फॉर्मूला भी बन सकता है, किसी न्यूमेरिकल में इसका भी यूज भी करना होगा। चलो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो है अपने पास अगली परिभाषा जो है, आपको ये सारी परिभाषाएं बच्चों समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बहुत मतलब इजी है, आपने पुरानी छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूं। चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो है, जहां जरूरत पड़ने लग जाएगी, जब मुझे लग जाएगा कि हाँ इसको तो स्ट्रेसली बताना ही पड़ेगा, स्ट्रेस दे के बताना पड़ेगा, तो उसको मैं अपने आप ही जो है वो उस पर स्ट्रेस दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, तीसरी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी डेफिनेशन वो है अपने पास प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। पहले प्रतिरोध था, अब प्रतिरोधकता है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है, आप क्या करो, पहले तो फॉर्मूला लिखो प्रतिरोध वाला। अब प्रतिरोध वाला फॉर्मूला क्या था बच्चों, प्रतिरोध वाला फॉर्मूला ऐसे था कि आपने कहा था कि R बराबर रो एल बटा में ए, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब अपने को रो जो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो रो है, ऐसे करके बनाते हैं रो, ऐसे करके, ठीक है, इसको रो कहते हैं। तो ये रो जो है ये प्रतिरोधकता है, इसका मान हमने निकालना है। तो इसका मान, इसकी परिभाषा निकालते हैं पहले अपने, क्या आएगी कि यदि L बराबर मैं कर दूं 1 मीटर,
एल क्या है, लंबाई, ए मैं कर दूं 1 वर्ग मीटर, ठीक है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब ये एल 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर होगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो गया, तो 1 बटा में 1 1 हो गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रो, आर बराबर क्या हो जाएगा, रो। तो बस आपके पास डेफिनेशन बन गई कि देखो परिभाषा क्या बनी, उस चालक के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 1 मीटर, और वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो बच्चों, 1 वर्ग मीटर हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी, इधर ध्यान दें, यदि लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो ना, तो प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो ना, तो उस चालक के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो इस तरीके से आप विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा समझ चुके हैं बच्चों। चलो अब आप विशिष्ट प्रतिरोध की अगर इकाई जानना चाहो तो क्या बनेगी, आप रो का फॉर्मूला बनाओ, रो का फॉर्मूला क्या आएगा, रो बराबर आ जाएगा हमारे पास, रो बराबर, आप इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा आर ए और एल आ जाएगा बटा में, तो ये हो जाएगा एल, ठीक है। तो आप इसकी इकाई क्या बनाओगे, आर की इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम, ए की इकाई क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है, तो मीटर स्क्वायर, और एल की इकाई क्या है, मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई आ गई ओम मीटर, क्या आ गई बच्चों, ओम मीटर। तो ये इकाई भी जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको इधर बताता हूं, देखो 1 ओम मीटर जो होता है ना, वो 100 ओम सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए मैं जो है 1 ओम मीटर को 100 ओम सेंटीमीटर के बराबर लिख रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखना। या मैं इसको ऐसे कहूं कि 1 ओम सेंटीमीटर जो है, 1 ओम सेंटीमीटर जो है, वो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग दोगे, 100 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 0.01 ओम मीटर, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप एक लेवल का पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 12th की डेफिनेशंस लिखनी है, ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, आप अच्छे स्तर का पढ़ रहे हैं, अच्छे स्तर का पढ़ रहे हैं तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। 1 ओम मीटर बराबर कितना होता है, 100 ओम सेंटीमीटर, और 1 ओम सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो ये 0.01 ओम मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, डेफिनेशन होगी, फॉर्मूला हो गया, इकाई होगी, इकाई का जो है वो कन्वर्सेशन भी हो गया। चलो तो ये आपने पढ़ लिया अभी तक बच्चों 3 परिभाषाएं। अब जो परिभाषा है वो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, ठीक है। आपके लिए न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना होगा, ये फॉर्मूला आपको काम में आ सकता है। चलो बच्चों, अब आपके पास एक चौथी डेफिनेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि कहानी जो है अपने को इस लेसन में जो पढ़ना है वो डेफिनेशन अब आ चुकी है। वो क्या, चालकता। क्या आ गई, चालकता। इधर ध्यान दें, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कौन सा टॉपिक है, चालकता, ठीक है। चौथी डेफिनेशन, चौथा पार्ट, इसको इंग्लिश में कंडक्टिविटी भी कहते हैं, कंडक्टिविटी, या इसको विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये क्या होती है, देखो आपने अभी क्या कहा था कि चालकता के
क्या होता था, 1/r होता था। मतलब चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को आप चालकता कहते थे, ठीक है। और फिर अपने पास विशिष्ट चालकता क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपने चालकता कहेंगे या विशिष्ट चालकता कहेंगे। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कापा से। कापा बढ़ता कैसे, इधर देखो यूं करके एक पैर लंबा बनाना है और ऐसे बनाना है, ठीक है, ये कापा है। तो इस तरीके से कापा बनाना है अपने को। और कापा क्या हो गया कि आपने ये देखो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते थे, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता नहीं कहेंगे क्या, ठीक है। तो अपने आप आपके पास फॉर्मूला बन गया कि कापा इज इक्वल टू 1/ρ। आपको इसको ऐसे सीधा के नहीं बनाना है, ध्यान रखना, ये एक लाइन जो है वो लंबी बनानी है, ये कापा है। अब आप देखें कापा बराबर क्या हो गया, 1/ρ। तो इसको अपने क्या कहेंगे, क्या डेफिनेशन हो जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध, ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं, ठीक है। अगर मैं रो का फॉर्मूला रख दूं, रो का मान रख दूं, तो रो का मान अपने पास रो बराबर होता था RA/L होता था। अगर मैं ये मान यहां पर रख दूं तो कापा बराबर क्या हो जाएगा, अपने पास कापा बराबर हो जाएगा कि 1/RA/L, RA/L, L चला जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको यहाँ पे गुणा का निशान लगा लो। तो ये आपके पास चालकता का सूत्र आ गया, इसका बहुत उपयोग है बच्चों, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं कि चूंकि 1/r क्या था हमारे पास, 1/r चालकता था, 1/r क्या था, चालकता। तो अब मैं परिभाषा बनाऊंगा, इधर गौर करो आप, क्या बनेगी परिभाषा कि आपके पास अगर 1/r क्या हो गया, चालकता हो, तो यहाँ पे 1/r की जगह मैं g लिख दूं तो कापा बराबर क्या हो जाएगा, कापा बराबर हो जाएगा g इंटू में L/A, ठीक है। ये चालकता है, ये चालकता है, ये लंबाई है, लंबाई को मैं मान लूं कितना, 1 मीटर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मैं क्या मान लूं, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उस अब अपने पास लंबाई L A होगी, 1 होगी, A 1 हो गया, तो ये 1/1 1 हो गया, तो G बराबर क्या हो गया, कापा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कापा बराबर हो जाएगा G, चालकता बराबर हो गया चालकता, ठीक है। तो आपके पास क्या डेफिनेशन बनी कि यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, 1 वर्ग मीटर हो, तो उसके चालकता को ही विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं, ठीक है। जिसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। तो ये बात हुई बच्चों अपने पास चालकता की। लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो धात्विक चालकता की, धात्विक चालकों की चालकता की है। अगर मैं विलियम के चालकता की बात करूं, ठीक है, अगर मैं अपने पास चालक 2 तरीके के देखे थे अपनों ने, कौन कौन से, एक तो धात्विक और एक अपनों ने पढ़े थे विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी, जिनको अपने आयनिक चालक भी कहते थे, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी चालकों में इसकी क्या परिभाषा बनेगी, इधर देखो आप कि मैंने यहां पर एक विलयन बनाना है, देखो मैंने एक विलयन बनाना है, ये बात थोड़ी सी जबरदस्त है, आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी। ये लो, ये बनाया कंटेनर, इसके अंदर मैंने ये विलयन भरा है, ये विलयन भर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं 2 प्लेटें लगा रहा हूं, 2 धातु की प्लेटें लगा रहा हूं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये लो 2 धातु की प्लेटें लगा दी मैंने ऐसे, ये 2 धातु की प्लेटें लगा दी, ठीक है। इन 2 धातु की प्लेटों को अपनों ने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, इस तरीके से बैटरी से जोड़ दिए, प्लस ये माइनस से, ऐसे करके इन दोनों प्लेटों को अपने ने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। अब इन प्लेटों का जो जो क्षेत्रफल है, इस प्लेट का ये जो क्षेत्रफल है, इसको ये क्षेत्रफल मैं कितना मान रहा हूं, ये अगर हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल भी कितना हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है वो कितनी हो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास L हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया A, ठीक है। तो अब जो है
इन दोनों के बीच में जो विलयन भरा होगा, इन दोनों के बीच में जो विलयन, इसके और इस दोनों प्लेटों के बीच में जो विलयन भरा होगा, उसके चालकताओं को हम चालकता कहते हैं। ये विलयन में चालकताओं की परिभाषा बता रहा हूं, चैप्टर यहां पर है, ये गौर करना। पहले जो हमने पढ़ा है वो धात्विक चालकों की चालकता की परिभाषाएं पढ़ी है। अब ये वाली परिभाषा जो है वो अपने को स्पेशली आनी चाहिए। इन देखो, ये बातें तो अपने को चाहिए, लेकिन उसकी मैं डेफिनेशन बढ़ा रहा हूं। इधर देखो, गौर करो आप, क्या कि आपके पास एक वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में लेना, ये भी ध्यान रखना, एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर दूरी पर पड़े, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोडों के बीच में भरे विलयन के चालकताओं को चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रोड है उनका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। अब इसके बीच में जो विलयन भरा होगा ना, उस विलयन को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। उस विलयन के चालकताओं को चालकता कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हुई बच्चों अपने पास विलयन के चालकता की। लेकिन हमें एक और चीज समझनी होगी, ये समझनी होगी बच्चों कि अगर मैं यूं कर दूं, इधर गौर करें आप, कि ऐसा कर दूं कि इस दोनों के बीच में कितना विलयन भरा होगा, मैंने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, तो अब ये जो पूरा आयतन जो बन गया वो कितना बन गया, आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयतन होता है। तो आपके पास क्षेत्रफल भी 1 है और आयतन भी 1 है, तो ये अपने पास ये क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई है 1 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयतन होता है, तो अपने पास आयतन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विलयन भरा होगा ना, उस विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो बस अब अपने पास एक नई परिभाषा आ गई, इसको भी आप छोड़ पाओगे, ये नई परिभाषा लिख सकते हो क्या, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के चालकताओं को, 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के चालकताओं को हम क्या कहते हैं, विलयन के चालकताओं को चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विलयन भरा जाएगा ना, उस विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन आप फिक्स कर लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के चालकताओं को चालकता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है वो चालकता की ये परिभाषा आ जाएगी। ये वाली परिभाषा आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपने, चालकता की इकाई देखते हैं कि चालकता की इकाई क्या होती है। ये मैं साफ कर देता हूं, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना बच्चों, अब क्योंकि यही कहानी जो है वो बार बार चलनी है। ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं आपको आनी बहुत जरूरी है। इधर गौर करो आप, देखो आपके पास बात क्या बनेगी, बात ये बनेगी कि कापा इज इक्वल टू था G इंटू में L बटा में E, ये फॉर्मूला भी आया था। हमें चालकता की इकाई चाहिए, चालकता की इकाई चाहिए, तो G की इकाई क्या थी, ओम इनवर्स। ठीक है, क्योंकि चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम था और प्रतिरोध की इकाई ओम थी, ओम ऊपर आता था तो ओम इनवर्स हो जाता था। ठीक है, तो ये ओम इनवर्स इनटू ये क्या, सेंटीमीटर, ये क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ये कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर नीचे बच गया, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसकी इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो चालकता की इकाई होती है बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक बात और गौर करो, ओम इनवर्स को आप क्या कहते हो, सीमेन, तो आपके पास हो जाएगा साइमन या सीमेन कहते हो, दोनों एक ही बात है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स जो है इसकी इकाई हो गई। ठीक है, अब आप देखना कि एक सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स जो होता है ना,
वो बराबर होता है 100 सीमेन मीटर इनवर्स के। ठीक है, अब उल्टा क्यों हो गया? वैसे तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 यहां आना चाहिए था, लेकिन इस बार 100 यहां पर क्यों आया है? क्योंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स में है और मीटर क्या है? इनवर्स में है। अगर सीधा सीमेन सेंटीमीटर होता तो 1 सीमेन सेंटीमीटर 0.01 सीमेन मीटर के बराबर होता, लेकिन इनवर्स में है तो 1 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स बराबर है 100 सीमेन मीटर इनवर्स। ये बात आपको अच्छे से समझनी है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स में है, इनवर्स में है तो 100 यहां लगा है, सीधा होता तो 100 यहां लगता, 1 सीमेन मीटर बराबर हो जाता 100 सीमेन सेंटीमीटर, लेकिन इनवर्स लगा है तो 100 इधर आ गया। ठीक है, तो इसको आप जो है ये मैथ थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। चलो, ये बात भी आपने सीख ली, इकाई सीख ली, परिभाषा सीख ली, दात्रिक चालकों में, विलयन में सब कुछ सीख लिया। अब एक चीज और देख लो, क्या आपने ये समझ लिया? यहां पर पूरी जो कहानी सीखी वो ये सीख ली कि 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के चालकता को हम विशिष्ट चालकता या चालकता कहते हैं। ऐसे हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन होना चाहिए, इसके चालकता को हम चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये सीख लिया। अब देखो क्या होता है कि जो चालकता होती है ना विलयन में, वो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के अंदर, 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के अंदर जितने आयन उपस्थित होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आयन जितने उपस्थित होंगे उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चालकता जो होती है ना बच्चों, चालकता वो समानुपाती होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या के, आयनों की संख्या के। ध्यान रखना, ये आयनों की संख्या 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में जितनी ज्यादा होगी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में चालक आयनों की संख्या जितनी कम होगी चालकता उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये चालकता जो है आप किसी भी हाल में चालकता को मिस नहीं करोगे, चालकता को हर हाल में आपने सीखना है। चलो बच्चों, अब मैं एक लास्ट बात और सिखा देता हूं और उसके बाद आज की क्लास हो जाएगी कंप्लीट। देखो, आज की एक लास्ट डेफिनेशन और टॉपिक ऑफ द डे कौन सा है? सबसे बेहतरीन टॉपिक, सबसे जरूरी टॉपिक आज का कौन सा है? वो है चालकता, जो आपको हर हाल में आना चाहिए। चलो, अब आप देखेंगे नेक्स्ट, वो है 5वीं डेफिनेशन, वो है हमारे पास सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, जिसको अपने सेल कांस्टेंट भी कहते हैं, सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल स्थिरांक है इसको हम G स्टार से प्रदर्शित करते हैं, G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये G स्टार क्या होता है? कहता है कि अगर आप कोई सेल बनाते हो ना, इस तरीके से सेल बनाते हो, तो ये इस पर जो ये इलेक्ट्रोड होते हैं, इनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये, इनके दोनों के बीच की दूरी ये वाली, ये L, और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या था? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर ना लो, कुछ और ले लो, तो भी आप इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं घटता बढ़ता। ऐसा नहीं होता कि ये क्षेत्रफल जो है बढ़ करके इतना हो जाए, यहां से इतना था बढ़ करके इतना हो जाए, या लंबाई इतनी थी, हमने तो इलेक्ट्रोड इतनी दूरी पर ही लगाए थे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद इतनी इधर चले जाए, या थोड़ी देर बाद पास में आ जाए, ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत रहता है। ठीक है, ये लंबाई और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या रहते हैं? नियत रहते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों नियत रहते हैं, L नियत है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल नियत है, तो इन दोनों का अनुपात भी जो है वो क्या आएगा? एक नियतांक ही आएगा। ठीक है, और उस नियतांक को हम क्या कहेंगे? सेल स्थिरांक कहेंगे, जिसको हम G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहेंगे? किसी विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की
दूरी व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बटा में लिखा हुआ है तो क्या हो गया, अनुपात। क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यूं भी लिख सकते हो कि किसी विद्युत अपकर्षणी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत रहता है और इन दोनों का अनुपात भी जो है वो क्या आएगा, एक नियतांक ही आएगा और उसी नियतांक को सेल नियतांक या सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसको अपने जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हो गई एक डेफिनेशन। फिर आप समझो कि इसके अंदर हुआ क्या है कि ये अपने पास जी स्टार हो गया एल बटा में ए। इकाई क्या हो जाएगी, एल की इकाई मीटर, ए की इकाई मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये लंबाई है, कट जाएगा, आ जाएगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये मीटर इनवर्स जो है इसकी इकाई, सेल स्थिरांक की इकाई कई बार पेपर में पूछी गई है, क्या होती है, मीटर इनवर्स होती है या फिर सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले में इसका मान रखूं, देखो तो आपके पास ये क्या है, कापा, चालकता, ये क्या है, चालकता इंटू एल बटा में ए क्या होता है, सेल स्थिरांक। तो इसका मतलब है कि आपके पास चालकता बराबर हो जाती है चालकता इंटू सेल स्थिरांक, कि चालकता को सेल स्थिरांक से गुणा कर दोगे तो आपके पास चालकता का मान आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो इनमें से कोई और राशि भी दो दी हो, एक ज्ञात करनी हो तो अपने ज्ञात कर सकते हैं कि एल बटा में ए क्या होता है, सेल स्थिरांक, तो एल बटा के ए की जगह मैंने लिख दिया जी स्टार, कापा इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंतिम परिभाषा हुई बच्चों। ये आज की परिभाषाएं होंगी सारी खत्म। एक जो है वो हल्का सा न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हो जाएगी फिनिश। फिर नेक्स्ट क्लास अपने कल करेंगे बच्चों। देखो एक न्यूमेरिकल और करना है, गौर करो। ये आज की क्लास में हमने कई सारी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ध्यान रखना, उन सारी डेफिनेशंस का आगे यूज करेंगे। चैप्टर बहुत ही जबरदस्त पढ़ा है, आगे बहुत जबरदस्त चीजें आपको सीखने को मिलेंगी चैप्टर में। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल है कि 0.001 एम KCl विलयन, ठीक है, 0.001 एम KCl विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर कितना दे रखा है, 1500 ओम दे रखा है, 1500 ओम दे रखा है। ठीक है, सेल ओम है। फिर कह रहा है कि सेल स्थिरांक की गणना कीजिए, सेल स्थिरांक का निर्धारण कीजिए और आपको KCl विलयन की चालकता जो दे रखी है इतनी ही सांद्रता पर, कितनी सांद्रता पर, 0.001 एम सांद्रता और 298 केल्विन ताप पर इसकी चालकता का मान, कापा का मान जो दे रखा है वो 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, ये आपके पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आपकी क्लास आज की हो जाएगी बच्चों खत्म। सारी डीप डेफिनेशन जो आपको आने लग जानी चाहिए। गौर करना, पहली बात तो आपको सेल स्थिरांक ज्ञात करने के लिए कहा है, तो आपने अभी फॉर्मूला लगाया था कि अगर सिर्फ लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया होता तो हम एल बटा में ए वाला फॉर्मूला लगा करके सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कर लेते। लेकिन अब बात कुछ उलट दी है। बात इन्होंने क्या कर दी कि एक तो आर दे दिया 1500 ओम, प्रतिरोध कितना दे दिया 1500 ओम, ये लो, और इसने चालकता का मान दे दिया, कापा दे दिया 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हमें ये पता है कि हमारे पास तो फॉर्मूला ये होता है कि कापा बराबर होता है जी इंटू में जी स्टार। ठीक है, हमने जी स्टार का मान ज्ञात करना है, कापा दे रखा है। अगर जी का मान पता लग जाए तो पूरी कहानी समझ में आ सकती है। जी बराबर क्या होता है, चूंकि जी बराबर होता है 1/r,
चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो G की जगह 1/R लिख सकते हैं। तो कापा बराबर क्या हो जाएगा, कापा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/R इंटू में G स्टार। आपको G स्टार ज्ञात करना है तो आप क्या करें कि G स्टार बराबर में हो गया हमारे पास R तिरछा गुणा कर लो, ये हो जाएगा कापा इंटू में R। कापा का मान दे रखा है 0.146 इंटू 10⁻³ R का मान दे रखा है 1500। ठीक है, आप गुणा करोगे आपके पास G का मान सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, कैसे गुणा कर लोगे, आप सीधा ही कर लो, ये लो 10⁻³ को 10⁻³ नीचे कर लो, ये पॉइंट के बाद 3 है, 3 अंक है तो इसका मतलब 3 जीरो और आएगी, तो ये कर लो 6। अब ये 2 से 2 काट दो, कितने बच गए 10⁻4 बच गई नीचे। ठीक है, अब आप क्या करो 15 को इससे गुणा कर लो, क्या करोगे 15 छिका 90, 15 चौका 60, 60 और 9 69, 15 एकम 15 और 6 कितने हो गए 21। ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या है 10⁻4 है, 10⁻4 है तो एक 10⁻4 में से एक तो जीरो उड़ा दो, ये लो। अब 10⁻3 बच गई, ऊपर 3 अंक है तो ये हो जाएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने ये लास्ट न्यूमेरिकल करना था। कापा दे रखा था, कापा इक्वल टू था G इंटू G स्टार याद करना था। कापा दे रखा था, G नहीं दे रखा था, G की जगह R दे रखा था तो G की जगह हमने रख दिया 1/R और सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्लास हुई आपकी खत्म बच्चों। इंग्लिश मीडियम की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग चल रही है, उसके 2 एपिसोड हुए हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम वाली क्लास शेयर करें बच्चों, और हिंदी मीडियम वाले जो है अपनी क्लास को लगातार चलते रहने दें। जो बच्चे अभी भी रह रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दें। गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।